99। शिक्षा के कौन से प्रकार में विशिष्ट उद्देश्यों में को ध्यान में रखा जाता है? सामान्य शिक्षा में, विशिष्ट शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में या उच्च शिक्षा में? तो हम कहेंगे कि शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम विशेष शिक्षा को महत्व देते हैं। सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा का क्या संबंध है? या ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, या सहयोगी हैं, समान है या अप्रासंगिक है? तो सामान्य और विशिष्ट शिक्षा दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? सहयोग करते हैं कि जब तक आप सामान्य शिक्षा प्राप्त नहीं करते, विशिष्ट शिक्षा आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो उसके से पहले आपको सामान्य चीजों को सीखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में क्या करती हैं? एक दूसरे को सहयोग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 101। सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा का संबंध क्या है? ये विरोधी है, सहयोगी है, समान है या अप्रासंगिक है? तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? सहयोगी है एक दूसरे की। फिर सामान्य शिक्षा के बिना क्या नहीं हो सकता? विशिष्ट शिक्षा नहीं हो सकती, नियमित शिक्षा नहीं हो सकती, अनियमित शिक्षा पूरी नहीं होगी या अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं होगी। तो हम कहेंगे सामान्य शिक्षा के बिना आप विशिष्ट शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते, विशेष चीजों के बारे में नहीं सीख पाएंगे। यानी जब तक आप 10वीं क्लास नहीं करेंगे, आप 11वीं 12वीं में या उसके फर्दर जो एजुकेशन है उसको पूरा नहीं कर सकते। फिर विशिष्ट शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य निर्धारित करना, व्यक्ति को व्यापक ज्ञान देना, व्यक्ति को विशिष्ट कौशल सिखाना। तो हम कहेंगे कि विशेष शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति के जीवन में उसके लक्ष्य को निर्धारित करने में उसको सहयोग करती है। तो आपके लक्ष्य को निर्धारित करना क्या है? इसका उद्देश्य होता है। फिर ये नियमित शिक्षा क्या है? विद्यालय की शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा है या सामान्य शिक्षा है? तो हम कहेंगे कि नियमित शिक्षा क्या है? ये विद्यालय की शिक्षा का ही एक रूप होती है। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को हम नियमित शिक्षा कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? आपके पास सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड होता है। आपको समय निर्धारित है, पाठ्यक्रम निर्धारित है, जगह निर्धारित है, पहले से उद्देश्य निर्धारित है, शिक्षण विधियां निर्धारित हैं। हर एक चीज पहले से हम क्या कर लेते हैं? पूर्व अनुमान हर एक चीज का लगा लेते हैं। तो उसको हम विद्यालय की शिक्षा यानी नियमित शिक्षा का रूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। नियमित शिक्षा को क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा या सामान्य शिक्षा? तो हम कहेंगे कि ये कैसी है? ये औपचारिक शिक्षा का ही रूप है। यानी आप नियमित शिक्षा को ही क्या कह सकते हैं? औपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम आप इसको कह सकते हैं। नियमित शिक्षा में क्या होता है? पूर्व योजना अनुसार कार्य होता है, बिना योजना के कार्य होता है, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए के अनुसार कार्य होता है या अनियमित कार्य होता है। तो नियमित शिक्षा में हम कहते हैं कि पहले से ही पूर्व योजनाएं बनाकर हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कि कोई भी काम आप कर रहे हैं शिक्षा के लिए, उसके लिए हम पहले से ही क्या बना लेते हैं? योजनाएं बना लेते हैं। और उस योजनाओं के आधार पर क्या करते हैं? अपने पहले से ही निर्धारित जो हमने लक्ष्य किए हैं उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। सामान्य और विशिष्ट शिक्षा में क्या संबंध आपको देखने को मिलता है? सामान्य और विशिष्ट शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो सामान्य और विशिष्ट शिक्षा में संबंध, सामान्य शिक्षा विशिष्ट शिक्षा के लिए आधार है, विशिष्ट शिक्षा सामान्य शिक्षा के लिए आधार है। दोनों एक दूसरे की विरोधी है या दोनों एक दूसरे के समान है? तो हम कहेंगे कि सामान्य शिक्षा जो है वो विशिष्ट शिक्षा का क्या है? आधार है, उसका बेस है। ठीक है, उसके सामान्य शिक्षा के बिना आप विशिष्ट शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 108। विशिष्ट शिक्षा किसके अनुसार दी जाती है? व्यक्ति की रुचि और शक्तियों के अनुसार, समूह की आवश्यकताओं के अनुसार, विद्यालय के उद्देश्य के अनुसार या समाज की आवश्यकताओं के अनुसार? तो हम कहेंगे जब विशिष्ट शिक्षा की हम बात करते हैं तो विशिष्ट शिक्षा व्यक्ति की रुचि और उसकी शक्तियों के अनुसार जो है वो दी जाती है। नियमित शिक्षा का क्या महत्व है? व्यक्ति को व्यापक ज्ञान देना, व्यक्ति को विशिष्ट कौशल सिखाना, या व्यक्ति को व्यवसाय के लिए तैयार करना, या व्यक्ति को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना? तो हम कहेंगे नियमित शिक्षा का महत्व क्या है?
कि वो व्यक्ति को क्या करे, व्यापक ज्ञान के लिए तैयार करे, कि हर तरफ जो ज्ञान है, हर तरफ हर चीज के बारे में आपको नॉलेज करना। जैसे आप मैथ, साइंस, हर तरह का विषय पढ़ रहे हैं, तो आपको हर एक चीज के बारे में क्या कर रहा है, नॉलेज दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं व्यापक ज्ञान। ठीक है, किसी एक क्षेत्र से सीमित नहीं है आप, हर एक चीज का ज्ञान आपको कराने की कोशिश की जाती है। फिर नियमित अनियमित शिक्षा क्या होती है? विद्यालय की शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा या सामान्य शिक्षा। तो हम कहेंगे अनियमित शिक्षा को ही हम क्या कहते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा का एक रूप है। फिर शिक्षा का व्यक्ति के प्रति क्या कार्य है? हमने बहुत सारे कार्यों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, व्यक्तिगत कार्य, देश के प्रति कार्य। तो शिक्षा का व्यक्ति के प्रति क्या कार्य है? आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, दोनों ए और बी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन जो है ठीक है, कि शिक्षा का कार्य क्या है, कि वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करे और आपको क्या बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाए, आपको आत्मनिर्भर बनाने में भी क्या करे, सहयोग करे। फिर है शिक्षा व्यक्ति को क्या करने में मदद करती है? मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में, आत्मनिर्भर बनाने में, समाज में योगदान देने में, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा क्या करती है, इन सभी चीजों में हमारा योगदान करती है, उपरोक्त सभी। कि वो आपकी मूलभूत आवश्यकताओं, ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में क्या आता है, कि कुछ हमारी जो ऐसी आवश्यकताएं हैं जो जीवन जीने के लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती है, उनको हम मूलभूत आवश्यकताओं में रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या आती हैं, हमारी भौतिक आवश्यकताएं आती हैं। ठीक है, भौतिक रूप से आपको सुख समृद्धि जो है शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो, वो उद्देश्य भी हमारा शिक्षा जो है वो पूरा करती है। तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है, आपको क्या बनाए, ये आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, अपने आप पर आप स्वयं, इसका मतलब ये है कि आप स्वयं क्या कर सके, अपनी आजीविका, मतलब कोई भी जॉब जो है वो आप करने के योग्य हो जाएं, उसी को हम सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, समाज में योगदान, कि जब आप सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं तो समाज के प्रति आपके जो उत्तरदायित्व होते हैं या फिर जो कर्तव्य होते हैं, उनका आप क्या कर सकें, पालन कर सकें, उनका निर्वहन कर सकें। ठीक है, तो ये सारे काम क्या करती है, शिक्षा आपके लिए करती है। तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी बातें जो है वो शिक्षा व्यक्ति के लिए क्या करेगी, सहयोग करेगी। आत्मनिर्भर व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं? अपने कार्यों को का स्वयं भार स्वयं लेना, समाज के लिए योगदान देना, दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की बात हो रही है। और ये क्या है, अपने कार्यों का मतलब किसी के ऊपर डिपेंड न रहना है, किसी भी आधार पर, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। ठीक है, किसी के ऊपर निर्भर न करने को हम क्या कहते हैं, आत्मनिर्भरता। तो स्वयं का भार स्वयं उठाएं, और मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आप स्वयं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको कोई भी चीज की आवश्यकता है, वो पैसे से खरीदनी हो या कहीं जाना हो या कुछ भी, आप स्वयं कर पाए, इतने योग्य आप बन जाएं। और समाज के लिए योगदान, तो समाज के कार्यों में भी क्या ले, रुचि ले, अपने कर्तव्यों को समझकर उनका निर्वहन करें। तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। फिर है स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत को किसकी जरूरत है? आत्मनिर्भर लोगों की, शिक्षित लोगों की, धनी लोगों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे देश को किसकी, आत्मनिर्भर लोगों की आवश्यकता है, जो अपनी कार्य को खुद पूरा कर सके। अगर वो आत्मनिर्भर बनेंगे तो उनका देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, व्यक्ति को शिक्षित करना, व्यक्ति को धनी बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना शिक्षा का एक उद्देश्य कहलाता है। फिर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, मतलब आप आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? धन जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, शक्ति जरूरी है, या उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो क्या है, शिक्षा, ज्ञान प्राप्त करना। फिर शिक्षा व्यक्ति को क्या सिखाती है? अपने कार्यों का भार स्वयं लेना, समाज के लिए योगदान देना, दोनों बातें उपयुक्त हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि दोनों बातें क्या है, उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी, की शिक्षा अपने आप, अपने स्वयं का भार स्वयं लेने पर जो है वो
हमें सिखाती है और समाज में योगदान भी करती है। फिर आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज के लिए क्या करता है? योगदान करता है, बोझ बनता है, उपेक्षा करता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आत्मनिर्भर व्यक्ति क्या करेगा? समाज में अपना योगदान देगा कि जब वो स्वयं क्या है, सक्षम है, तो वो समाज को भी सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। फिर शिक्षा का क्या महत्व है? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, व्यक्ति को शिक्षित करना, व्यक्ति को धनी बनाना, या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। तो हम कहेंगे शिक्षा का महत्व है कि वो लोगों को क्या बनाए? आत्मनिर्भर बनाए। फिर आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, कि शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, धन कमाना चाहिए, शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? शिक्षा को प्राप्त करना। फिर शिक्षा का परिवार संबंधी कार्य क्या होता है? कि शिक्षा हमारे परिवार के लिए क्या करती है? व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास, भावी जीवन के लिए तैयार करती है। दोनों ही बातें बिल्कुल उपयुक्त हैं या दोनों में से कोई भी नहीं? तो हम कहेंगे कि दोनों बातें, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ठीक है, कि शिक्षा क्या करेगी? आपके किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास भी करती है और आने वाले जीवन के लिए आपको तैयार भी करती है। तो ये दोनों ही कार्य क्या है? शिक्षा के परिवार से संबंधित है। फिर शिक्षा के माध्यम से मनुष्य का विकास कैसे होता है या क्या विकास होता है? केवल शारीरिक विकास या मानसिक विकास, धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक विकास, या उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे शिक्षा के माध्यम से हम बात करते हैं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की, और सर्वांगीण विकास में ये सभी बातें जो है वो क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का कार्य कर रहा है, और सर्वांगीण विकास में शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी बातें सम्मिलित होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 123, जिसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास करना, उसे भावी जीवन के लिए तैयार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों ही ठीक है। तो हम कहेंगे कि व्यक्ति के भाव को भावी जीवन के लिए तैयार करना और व्यक्ति का उचित विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के परिवार संबंधी कार्य में क्या शामिल है? व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को उचित रूप से विकसित करना, भावी जीवन के लिए तैयार करना। दोनों ऑप्शन ठीक है या दोनों ऑप्शन ही गलत है? तो हम कहेंगे कि क्या है? व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करना और व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, धार्मिक, नैतिक या आध्यात्मिक, संवेगात्मक विकास, या उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे कि ये सब चीजें किसको बताती हैं? हमारे किसी भी व्यक्ति के पूर्ण विकास को दर्शाती हैं। तो उपरोक्त सभी। फिर शिक्षा का क्या महत्व है? व्यक्ति को संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास करना, भावी जीवन के लिए तैयार करना। दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें गलत है? तो हम कहेंगे दोनों बातें क्या है? बिल्कुल उपयुक्त हैं। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 की, क्योंकि इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन वही रिपीट हैं। ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को क्या मिल सकता है? घृणा या द्वेष, सद्भावना और प्रेम, क्रोध और लालच, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। तो शिक्षा के माध्यम से किसी व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? सद्भावना और प्रेम। फिर शिक्षा से मनुष्य का क्या विकसित होता है? शिक्षा से मनुष्य में क्या विकसित होता है? बुरी प्रवृत्तियां, अच्छी प्रवृत्तियां, या दोनों, या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो शिक्षा से किसी भी व्यक्ति के अंदर जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं, अच्छे चरित्र का निर्माण जो है हम कर सकते हैं। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल सही है। फिर शिक्षा का माध्यम क्या होता है? चरित्र का पतन, चरित्र का उत्थान। दोनों बातें ठीक है या दोनों बातें गलत है? तो हम कहेंगे शिक्षा का माध्यम क्या होता है? शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के चरित्र का क्या करना चाहते हैं? उत्थान करना चाहते हैं, उसके चरित्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। फिर शिक्षा मनुष्य की क्या विकसित करती है? अंतर्निहित शक्तियों को,
बाहरी शक्तियों को या दोनों को या इनमें से कोई नहीं, तो हम कहेंगे शिक्षा किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों को क्या करती है, विकसित करती है। आपके अंदर जो गुण विद्यमान है उनका पूर्ण रूप से विकास करने में सहयोग करती है हमारी शिक्षा। फिर शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की क्या शक्ति का लाभ उठाया जा सकता है? कौन सी शक्ति का? आंतरिक शक्तियों का, बाहरी शक्तियों का, दोनों ही शक्तियों का, या फिर किसी का नहीं? तो हम कहेंगे कि शिक्षा के द्वारा आप व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। विकसित करने से आपके कौशल विकसित होते हैं, ठीक है, और उन कौशल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य की पूर्ति कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, आपको लाभ कि आप अपने कौशल का, अपनी शक्तियों का, अंतर्निहित गुणों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो इसी को हम लाभ लेना कहते हैं। प्रश्न नंबर 136, शिक्षा के समाज के प्रति क्या कार्य है? समाज को शिक्षित करना, समाज का विकास करना, दोनों ही बातें ठीक है या दोनों बातें गलत हैं? तो हम कहेंगे दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी, कि शिक्षा का समाज के प्रति कार्य क्या है कि वो समाज को शिक्षित भी करे और इसके साथ साथ समाज का क्या करे, विकास भी करे। फिर शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है? बुरी प्रवृत्तियों को से बच सकता है, दूसरों को ऊंचा उठा सकता है। दोनों बातें ए और बी दोनों ठीक है या दोनों ही गलत है? तो हम कहेंगे कि दोनों ही बातें क्या है, ठीक है, कि बुरी प्रवृत्तियों से भी आप बच सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपको ये पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, तो आप बुरी चीजों से दूर रहेंगे और दूसरों को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो सोच है, विचार है, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनमें वृद्धि होती है और आप कि सोचने का जो माध्यम है वो बदलता है और आप दूसरों के विकास के बारे में भी क्या करते हैं, विचार करते हैं। फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को शिक्षित करना, व्यक्ति का विकास करना, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे दोनों बातें, व्यक्ति को शिक्षित करना और व्यक्ति का विकास करना, दोनों ही शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल हैं। फिर शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? व्यक्ति का पतन, व्यक्ति का उत्थान, या दोनों बातें ठीक है या दोनों में से कुछ भी नहीं? तो हम कहेंगे शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति का उत्थान होता है। फिर शिक्षा की विशेषता क्या होती है? व्यक्ति को शिक्षित करना, व्यक्ति का विकास करना, दोनों बातें ठीक है या दोनों बातें गलत हैं? ऑप्शन ए और बी। तो हम कहेंगे कि शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति को शिक्षित भी करती है और उसके विकास में भी अपना योगदान देती है। फिर शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य क्या होता है? ठीक है, बालक का समाजीकरण, सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, ए ऑप्शन दोनों बी ठीक है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक है, कि शिक्षा क्या करती है, बच्चे का समाजीकरण भी करती है, जिसमें हमने बात की थी जब बच्चा विद्यालय में आता है तो स्कूल उसका लघु समाज कहलाता है। फिर उसका समाजीकरण होता है धीरे धीरे और वो समाज के नियमों को भी जानने लगता है, उनका पालन करने लगता है। तो संस्कृति क्या करती है, समाजीकरण और सामाजिक नियमों का ज्ञान दोनों कराती है। शिक्षा बालक के समाजीकरण में क्या क्या करती है? महत्वपूर्ण कार्य, सामान्य कार्य, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि शिक्षा किसी भी बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण काम करती है, ठीक है, समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप ये कह सकते हैं। फिर विद्यालय में बालक को क्या मिलता है? मानसिक विकास के लिए प्रेरणा, सामाजिक विकास के लिए प्रेरणा, संवेदात्मक विकास के लिए प्रेरणा, या उपरोक्त में सभी? तो हम कहेंगे कि विद्यालय में बच्चे के हर एक विकास को हम फोकस करते हैं, तो उपरोक्त सभी बातें जो है वो बच्चे को विद्यालय में सीखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 144, कि शिक्षा के सांस्कृतिक कार्यों में क्या शामिल है? सामाजिक नियमों का ज्ञान, सामाजिक परंपराओं का ज्ञान, ऑप्शन ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ए और बी दोनों, सामाजिक कार्यों का ज्ञान भी और सामाजिक परंपराओं का ज्ञान भी। सामाजिक नियमों का और परंपराओं दोनों का ज्ञान जो है वो शिक्षा के सांस्कृतिक कार्यों में शामिल है। फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक का समाजीकरण या बालक को सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, दोनों ही बातें उचित है या दोनों बातें गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही बातें क्या है इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। फिर शिक्षा की सांस्कृतिक कार्य का क्या महत्व है? संस्कृति के आधार पर शिक्षा का क्या महत्व पूछा जा रहा है? बच्चे का विकास करना, समाज का विकास करना, या दोनों का विकास करना, या फिर दोनों बातें गलत है? तो हम कहेंगे दोनों बातें ठीक है, कि जो संस्कृति है वो बच्चे का भी विकास करती है और बच्चे के साथ साथ ये किसका विकास करती है, समाज का भी विकास करती है।
शिक्षा बालक को क्या सिखाती है? सामाजिक नियम, सामाजिक परंपराएं, दोनों चीजें या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं? तो हम कहेंगे कि शिक्षा सामाजिक नियम भी सिखाती है, सामाजिक परंपराएं दोनों बातें सिखाती है। शिक्षा का सांस्कृतिक कार्य क्या है? बच्चे का समाजीकरण करना और बच्चे के सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना, बच्चे को सामाजिक नियमों का ज्ञान कराना। तो दोनों बातें उपयुक्त हैं, दोनों बातें गलत है? तो हम कहेंगे दोनों बातें क्या है? बिल्कुल उपयुक्त है। बच्चे का समाजीकरण करना और उसको नियम सिखाना दोनों ही शिक्षा के सांस्कृतिक कार्यों का में शामिल हैं। विद्यालय में बालक को क्या मिलता है? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदात्मक विकास या उपरोक्त सभी? तो विद्यालय में बच्चे के सभी विकास को हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं। फिर शिक्षा के सांस्कृतिक कार्यों का उद्देश्य क्या है? बच्चे का विकास, समाज का विकास, दोनों का विकास या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? तो हम कहेंगे कि दोनों का विकास, बच्चे का सामाजिक और समाज का विकास भी जरूरी है। शिक्षा के द्वारा क्या प्राप्त होता है? सांस्कृतिक ज्ञान, नैतिक गुण, मानवीय गुण या उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे शिक्षा के द्वारा क्या प्राप्त होती है? सभी बातें, कि वो आपके सांस्कृतिक ज्ञान को भी बढ़ावा देता है, नैतिक मूल्यों का समावेश करता है, मानवीय मूल्यों के बारे में आपको बताता है। तो उपरोक्त सभी बातें जो है बिल्कुल उचित हैं। फिर शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक व्यवस्था का क्या होता है? ज्ञान होता है, अज्ञान होता है या फिर दोनों बातें उपयुक्त हैं या दोनों बातें गलत हैं? तो शिक्षा के माध्यम से संस्कृति का हमें क्या होता है? ज्ञान होता है। तो उपरोक्त में से ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। फिर शिक्षा के सांस्कृतिक कार्यों में क्या विकसित होता है? नैतिक गुण, अमानवीय गुण, दोनों बातें या दोनों बातें गलत हैं? तो हम कहेंगे शिक्षा के संस्कृति से हमें नैतिक गुणों को विकसित करने का क्या मिलता है? अवसर मिलता है। फिर महान व्यक्तियों के सहारे समाज में सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। नैतिकता का, अमानवीयता का, दोनों का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि महान व्यक्तियों के द्वारा हमें समाज में नैतिकता का ज्ञान जो है वो प्राप्त हो सकता है, कि उनकी जीवनी पढ़कर, उनके जीवन के बारे में पढ़कर आप उनके जैसी बातों को सीख सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं और समाज में आपको एक सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। शिक्षा के द्वारा क्या तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है? मतलब शिक्षा के माध्यम से क्या हम तुलना कर सकते हैं किसी चीज की? मानवीय गुणों की, अमानवीय गुणों की, नैतिक गुणों की और अमानवीयता की, दोनों की या इनमें से किसी नहीं की? तो शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? मानवीय गुणों और अमानवता की क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। शिक्षा आपको इतना सक्षम बनाती है। फिर शिक्षा के द्वारा समाज में अच्छे परिणामों को अपनाया जा सकता है। मानवता, मानवीयता या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो हम कहेंगे शिक्षा के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? मानवता के गुणों को अपनाया जा सकता है, अच्छे परिणाम जो है इससे प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करना, नैतिक गुणों को विकसित करना, मानवीय गुणों को विकसित करना या उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे कि शिक्षा का काम क्या है? इन सभी चीजों को विकसित करना। फिर शिक्षा के द्वारा क्या होता है? शिक्षा के द्वारा क्या होता है? सांस्कृतिक का ज्ञान होता है, नैतिक गुणों का विकास होता है, मानवीय गुणों का विकास होता है या उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे कि शिक्षा के द्वारा इन सभी उपरोक्त सभी चीजों का क्या होता है? हमें ज्ञान होता है, इनका विकास होता है। फिर शिक्षा का क्या महत्व है? सांस्कृतिक ज्ञान कराना, नैतिक गुणों को विकसित करना, मानवीय गुणों को विकसित करना या उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी बातें जो है वो शिक्षा के महत्व को दर्शाती हैं। क्वेश्चन नंबर 160, जिसमें हम कहेंगे कि शिक्षा के द्वारा क्या विकास किया जा सकता है? सांस्कृतिक गुणों का, नैतिक गुणों का, मानवीय गुणों का या फिर अमानवीय गुणों का, मानवीय गुणों का या उपरोक्त सभी का? तो हम कहेंगे शिक्षा के माध्यम से हम इन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं?